सच सवर कर रहा कर बहू। सुबह का समय था। नेहा अपने कमरे से सादे कपड़े पहनकर चाय बना रही होती है। सुधा देवी रसोई में आती है और नेहा को देखकर आंखें चढ़ा लेती है। उसका चेहरा देखकर पता लग रहा था जैसे ये तूफान से पहले की शांति है और कोई तूफान आने वाला है। अरे यार, ये क्या हाल बना रखा है। शादी के बाद बहू को हमेशा तैयार होकर रहना चाहिए। बस भी करो। माँ जी, अभी तो सुबह सुबह काम कर रही थी, बस चाय बनाकर तैयार हो जाऊंगी। कोई बात नहीं। बहू, घर की इज्जत तुम्हारे रंग रूप से ही बढ़ती है। पहले के जमाने में बहुएं हमेशा सजी धजी रहती थी और ये इस जमाने के संस्कार है, पूछो ही मत। नेहा मन ही मन परेशान हो जाती है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। राहुल ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आता है और घर का माहौल समझते हुए उसे जरा भी देर नहीं लगती। अम्मा, नाश्ता तैयार है क्या? ऑफिस में मीटिंग है, बहुत जल्दी जाना है, क्लाइंट आने वाला है। बेटा देखो तुम्हारी पत्नी कैसे घूम रही है। कोई मेहमान आ जाएंगे तो क्या सोचेंगे। हमारी इज्जत का सवाल है बेटा। राहुल, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ, बस 2 मिनट का काम है। इतना सब काम था सुबह से, कैसे तैयार होती। अरे नेहा, ठीक लग रही है माँ, अब चुप भी करो। वैसे भी घर में कौन ही आने वाला है। राहुल ऑफिस चला जाता है। सुधा देवी और भी गुस्सा हो जाती है। उसका मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। वो नेहा को सजने के लिए मजबूर करती है। बस भी करो। मेरा बेटा तुम्हारे चक्कर में गलत बात को भी सही कह रहा है। अब बहुत हो गया, जाओ जाकर तैयार हो जाओ तुम। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। क्या करूँ मैं अब। नेहा अपने कमरे में जाकर मेकअप करने लगती है। जल्दबाजी में वो गलती से गलत लिपस्टिक अपने दांतों पर लगा लेती है और आईना देखकर खुद ही हैरान हो जाती है। तभी महेश कमरे में आता है। अरे बाप रे बाप, नेहा बेटी, ये क्या हाल बनाया है। दांत खून से भरे हुए लग रहे हैं। हे भगवान। हे भगवान, पापा जी, ये लिपस्टिक है, गलती से लग गई। तौबा तौबा, क्या हाल हो गया है मेरा, वो भी सासू माँ के डर से। अरे बाप रे बाप, मैं तो सचमुच ही डर गया था। मुझे लगा दांत में से खून आ रहा है। नेहा जल्दी जल्दी दांत साफ करके दोबारा तैयार होती है। इस बार वो भारी मेकअप और चमकीली साड़ी पहनकर नीचे आती है। वो खुद को आईने में देखकर अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन अपनी सास को खुश करने के लिए वो ये सब कुछ सहती है। अब तू बहुत अच्छी लग रही है, मजा आ गया देखकर बहू। यही तो घर की शोभा है। इसी तरह हमेशा ही तैयार होकर रहा कर, समझी बहू। जी माँ जी, अब मैं रोज इसी तरह रहूंगी। अब इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। दोपहर में सुनीता पड़ोसी अपने बेटे पप्पू के साथ आती है। वो नेहा को देखकर बहुत इंस्पायर हो जाती है। पप्पू भी नेहा को बार बार घूर घूर कर देख रहा था। वाह सुधा जी, आपकी बहू तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही है। जबरदस्त बनाया है आपने इसको। क्या लग रही है ये। आंटी, आप इतना मेकअप क्यों करती हो? मेरी मम्मी तो सिर्फ शादी में जाना होता है ना तभी करती है। बड़ी अजीब बात है वैसे। बस ऐसे ही बेटा, कोई खास बात नहीं है। हमारी बहू को सजना संवरना बहुत पसंद है, इसलिए तो कहते हैं सज संवर कर रहा कर बहू। इस घर की परंपरा जो है कि बहू को हमेशा सजा धजा रखना चाहिए। शाम को नेहा बहुत थक जाती है। भारी कपड़ों और मेकअप से उसे परेशानी हो रही थी। वो रसोई में खाना बनाते समय पसीने से तरबतर हो जाती है। उसका सारा शरीर अकड़ जाता है। मेरा तो दम घुट रहा है। इतना भारी मेकअप, मैं कैसे काम करूं इसमें। बहुत गर्मी लग रही है, थक गई हूँ मैं। एसी तक नहीं है रसोई के अंदर और पंखा भी नहीं है। अगले दिन सुनीता की सहेली की शादी में जाने के लिए नेहा से कहा जाता है कि वो अच्छे से तैयार हो। जल्दबाजी में नेहा सादे कपड़े पहनकर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोचती है कि शादी में सभी अपने काम में व्यस्त होंगे और कोई भी उस पर गौर नहीं करेगा। अरे ये क्या पहन रखा है, इस तरह शादी में जाओगी, लोग क्या कहेंगे। हमारी इज्जत का सवाल है। हद है बहू, सच सवर कर रहा कर। माँ जी, देर हो रही है, सुनीता जी इंतजार कर रही होंगी, अब क्या होगा। नहीं तो पहले सही कपड़े पहनो, मेकअप करो, वरना मत जाओ। छी, मुझे तुम्हें ऐसे में कहीं भी नहीं भेजना है। नेहा मजबूरी में तैयार होकर शादी में जाती है, लेकिन भारी कपड़ों में वो बहुत परेशान हो जाती है। शादी में उसे बार बार अपना मेकअप ठीक करना पड़ता है। वापस आकर वो सुधा देवी से बात करने का फैसला करती है। माँ जी, क्या मैं कभी भी आराम से रह सकती हूँ? हमेशा इतना सजना जरूरी है क्या? मैं इन सब चीजों से अब तंग आ गई हूँ।
बहू का फर्ज होता है हमेशा तैयार रहना, इस घर की परंपरा है। समझदारी की बात यह है कि तुम इसे अपना लो। लेकिन माँ जी, मुझे लगता है आप मुझे एक जीती जागती गुड़िया समझती हैं। मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं है आपकी नजरों में। हद है, ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। क्या मुसीबत हो तुम भी। इसी दौरान रीमा अचानक घर वापस आ जाती है। 2 साल बाद उसकी घर वापसी से घर में सन्नाटा छा जाता है। सुधा देवी की सांसें फूलने लगती है और नेहा हैरान रह जाती है। माँ, मैं घर आ गई 2 साल बाद। रीमा, तुम? अरे बाप रे बाप, 2 साल बाद ये क्या है? आप रीमा हैं, राहुल की बहन? ओह गॉड। हाँ, वही रीमा जो सजने संवरने के चक्कर से परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि मैं ये जबरदस्ती नहीं सह सकती थी। सुधा देवी को एहसास होता है कि रीमा ने नेहा और उसकी बातचीत सुन ली है। अब उसकी पूरी सच्चाई सामने आने वाली है। रीमा बेटा, ये बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो माँ, मैंने नेहा भाभी की बात सुनी। आप उनके साथ भी वही कर रही हैं जो मेरे साथ करती थी। अब बहुत हो गया। रीमा, शायद मैं गलत समझ रही हूँ। माँ जी का प्यार दिखाने का तरीका अलग है। चलो कोई बात नहीं। नहीं भाभी, 2 साल से सोच रही थी कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, लेकिन अब पता चला कि माँ जी अभी भी वैसी है। क्या करूँ मैं? सुधा देवी अब रो पड़ती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो अपने प्यार को गलत तरीके से जता रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो भावुक हो जाती है। मैंने बहुत गलत किया। पहले रीमा को खोया और अब नेहा को भी खोने से डर रही थी। दिल में आ रहा है कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? हम समझ सकते हैं आपका प्यार गलत नहीं है। माँ, मुझे अब समझ आ रहा है, आप सिर्फ प्यार जताना नहीं जानती, बल्कि प्यार तो करती है ना। मैंने जल्दबाजी में फैसला लिया। महेश और राहुल भी वापस आ जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात करता है। घर में अजीबोगरीब माहौल था। सभी एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। सुधा, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। जबरदस्ती कोई खुश नहीं रह सकता। भगवान करे सब ठीक हो जाए। माँ, नेहा जैसी भी रहे मुझे तो प्यारी लगती है, और आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं? शुक्र है कि रीमा वापस आ गई। क्या करूं मैं? मुझे लगता था कि सजी धजी बहू से घर की रौनक बढ़ती है, लेकिन अब समझ में आया कि ये गलत था। माँ जी, त्योहार शादी के मौके पर तो मैं खुशी से तैयार होती हूँ, बस रोजाना के काम में परेशानी होती है। एक काम करते हैं, समझौता करते हैं। अगले दिन दिवाली की तैयारी शुरू होती है। इस बार सुधा देवी नेहा को कुछ नहीं कहती। नेहा खुद से तैयार होकर त्योहार मनाने का फैसला करती है। घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। रीमा, चलो मिलकर दिवाली की तैयारी करते हैं। मैं अपनी पसंदीदा साड़ी पहनूंगी। दिल खुश हो गया। भाभी, आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। मैं भी माँ के कहे बिना ही तैयार हो जाऊंगी, तो माँ भी मुझसे बहुत खुश हो जाएंगी। बेटियों, जैसा तुम्हारा मन हो वैसे तैयार हो जाओ। अब मुझे समझ आ गया कि खुशी से सजना अलग ही होता है, उसकी अलग सजावट होती है। शाम को पूरा परिवार मिलकर दिवाली मनाता है। नेहा और रीमा दोनों अपनी पसंद के कपड़े पहनकर खुश दिख रही थी। घर में दियों की रोशनी से अब घर रोशन था। माँ जी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी से सजना और जबरदस्ती सजना दोनों में फर्क होता है। आपका धन्यवाद। बेटी, माफ करना, आपसे तुम जैसे चाहो रहो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरी वजह से परेशानी हुई। माँ, मैंने भी जल्दबाजी में फैसला लिया। आपका प्यार समझ नहीं पाई। अच्छा हुआ आप आ गए और आपने मुझे समझा दिया। अब तो सब ठीक हो गया। घर में फिर से खुशियाँ आ गई। शुक्र है भगवान का। रात को सभी मिलकर मिठाई खाते हैं। सुधा देवी को एहसास हो जाता है कि रिश्ते में प्यार दिखाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। नेहा भी समझ जाती है कि सास का इरादा बुरा नहीं था। आज समझ में आया कि बच्चों की खुशी ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। जमाना बदल गया है, मुझे भी बदलना होगा। माँ जी, अब से मैं त्योहारों में और खुशी के मौके पर जरूर सजूंगी, लेकिन अपनी खुशी से यही बेहतर होगा। अरे यही तो चाहिए था। प्यार में जबरदस्ती कभी नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर खुश रहना चाहिए। अब हमसे मिलकर हर त्योहार मनाएंगे। कमाल का एहसास है ये। कहानी का अंत हुआ। सभी एक दूसरे को समझ जाते हैं। नेहा को अब सजने संवरने की आजादी मिल जाती है। सुधा देवी को अपनी बेटी वापस मिल जाती है। घर में प्यार और समझदारी का माहौल था। ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी से हासिल होता है। गुंजन के सामने उसकी सास सुधा की चिता जल रही थी। गुंजन का शराबी पति पेलू नशे में धुत पड़ा था।
उसे देखकर गुंजन अपनी सास की कही बातों को याद करती है। बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ, भले ही तू एक गरीब की बहू है, पर मैं कभी तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगी। जानती हूँ बेटा, मेरे बेटे को पीने की गंदी आदत है, पर मैं हमेशा तुझे बेटी की तरह प्यार करूंगी। माँ जी, आपने मुझ जैसी अनाथ को घर की बहू बना लिया, बस यही बहुत है। पति का प्यार ना मिले, माँ का प्यार तो मिल ही जाएगा ना। उसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी बिता लूंगी। अपनी सास की इन बातों को याद करके गुंजन रोती हुई खुद से कहती है, माँ जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? एक आप ही तो थी जो मुझे समझती थी, मुझे प्यार करती थी, और आज आप भी चली गई। अब मैं अपने मन की बात किससे कहूँगी माँ जी? मेरा पति तो सारा दिन बस नशे में झूर रहता है। उसने आज तक मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछा। क्यों चले गई माँ जी? आप वापस आ जाओ माँ जी, वापस आ जाओ। सुधा के गुजर जाने के बाद से गुंजन की अपनी जिम्मेदारी उसके खुद के ऊपर आ गई थी। पेलू सारा दिन नशे में धुत पड़ा रहता था और बेचारी गुंजन आसपास के घरों में काम करके अपने और पेलू के लिए खाने पीने का इंतजाम करती। ऐसे ही एक शाम पेलू घर में पैसे ढूंढता हुआ बर्तन कपड़े इधर उधर पटक रहा था। तभी वहाँ गुंजन आती है और कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? करना क्या है? पैसे चाहिए मुझे, वही देख रहा हूँ। कहाँ रखे हैं तूने? वो पैसे मेरे हैं और मैं आपको पैसे नहीं देने वाली। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी? दे मुझे, अपनी शराब खरीद कर लानी है। कुछ तो शर्म कीजिए। अरे आप और मैं खाना खा सके इसके लिए इतनी मेहनत करके कमा रही हूँ, लोगों के घरों पर जाकर काम कर रही हूँ, और आपको मेरी कोई फिक्र है या नहीं? सारा दिन आप बस नशे में ही धुत रहते हैं। मुझे बस मेरी शराब से मतलब है, और कोई चीज मेरी सगी नहीं है। तू भी नहीं, चुपचाप पैसे दे दे, नहीं तो ये घर के बर्तन भी बेच दूंगा मैं, और जरूरत आ गई तो तुझे भी बेच दूंगा। दे पैसे। अपने पति की बात सुनकर गुंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पास जमा कुछ पैसों को पेलू को दे देती है। और पेलू वो पैसे लेकर शराब के ठेके पर जाता है, जहाँ उसे डैनी नाम का एक आदमी मिलता है जो पेलू से कहता है, अरे आज फिर से सस्ती दारू पी रहे हो? ऐसे ही सस्ती दारू पियोगे तो जल्दी चलते बनोगे दुनिया से। तो क्या करूं भाई, जैसे पैसे हैं वैसे ही तो पीऊंगा ना। अगर तुझे मालामाल बना दूं मैं तो कैसा रहेगा? कैसे बना देगा भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो सही तेरी बीवी, लगा दे उसे दांव पर। मैं कुछ समझा नहीं। अरे अपनी बीवी को मुझे दे दे, उसके बदले में मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे दूंगा। तो उसका क्या करेगा? कुछ भी करूं, तुझे तेरी दारू और पैसे से मतलब है ना। हाँ ये भी है, ठीक है ले जाओ उसे, मेरे तो वैसे भी किसी काम की नहीं है मेरी बीवी। ठीक है, कल आऊंगा तेरे घर तेरी बीवी को लेने के लिए। पैसे और शराब के लालच में पेलू डैनी से गुंजन का सौदा कर देता है। अगले दिन डैनी काफी सारे पैसे और शराब की बोतल लिए पेलू के घर आता है और कहता है, पेलू कहाँ है तू? ला अपनी बीवी मुझे दे दे और अपना पैसा ले ले। डैनी की आवाज सुनकर गुंजन बाहर आकर कहती है, कौन है आप, और मेरे पति को किस बात के पैसे दे रहे हैं? और किस बात का दूंगा? अरे तेरे पति ने शराब के लिए सौदा किया है तेरा मेरे साथ, ये पैसा देकर तुझे अपने साथ लेने आया हूँ। डैनी इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पेलू आता है और डैनी के हाथ से शराब की बोतल लेकर फटाफट से पीने बैठ जाता है। और गुंजन कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? भाई ये आदमी क्या कह रहा है? आपने मेरा सौदा कर दिया, वो भी इस आदमी के साथ? हाँ कर दिया, क्योंकि तू वैसे ही थोड़े पैसे लेकर आती थी, उससे मुझे रोज रोज सस्ती दारू पीनी पड़ती थी। पर आज तू जाएगी तो बहुत पैसा आएगा, फिर मैं ब्रांड वाली बोतल पिया करूँगा। ले जाओ इसे। नहीं, सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं जैसी भी हूँ आपकी बीवी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी इज्जत हूँ। गुंजन पेलू के आगे चीख पुकार करती रह जाती है, पर पेलू उसकी एक नहीं सुनता। वहीं डैनी भी गुंजन को जबरन अपने साथ ले जाता है और उसके मुंह और हाथ पैर सब बांध देता है और अपनी वैन में बैठा लेता है, जिसके बाद वो उसे गांव से काफी किलोमीटर दूर अपने अड्डे पर ले जाता है, जहां जाकर गुंजन उसे कहती है, भगवान के लिए मुझे जाने दो, देखो तुम मेरे पति से अपने पैसे वापस ले लो और मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दो तुझे? इतनी मुश्किल से तो तू हाथ लगी है और कह रही है जाने दो। अब तो वो होगा जो मैं चाहूँगा, यहाँ तेरी सुनने वाला कोई भी नहीं है।
जितने पैसे में मैंने तेरा सौदा तेरे पति से किया था ना, इससे भी ज्यादा की कीमत वसूल लूंगा। इतना कहकर डैनी वहाँ से चला जाता है और बेचारी गुंजन चीख पुकार करती रह जाती है, पर डैनी उसकी एक नहीं सुनता। कुछ दिनों बाद वो एक नए व्यापारी के हाथों मोटी रकम लेकर गुंजन का सौदा करता है। वक्त गुजरता है और गुंजन का कभी किसी तो कभी किसी के साथ सौदा किया जाता था। ऐसे ही एक दिन गुंजन रोती हुई खुद से कहती है, क्यों 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 भगवान, मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? मेरी जिंदगी को जीते जी जहन्नुम क्यों बना दिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आज यहाँ कल कहीं और, हर दिन क्या यही चलता रहेगा? इससे अच्छा था कि तू मुझे मौत दे देता भगवान, कम से कम मेरी ये हालत तो ना होती। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गुंजन बस लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है और बदनाम गलियों में खो जाती है। वहीं पेलू की हालत भी शराब पी पी कर खराब होने लगती है और गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत भी उसका साथ छोड़ देती है और उसे अपनी बीवी की याद सताने लगती है। एक दिन वो रोते हुए खुद से कहता है, ये सब मैंने क्या कर दिया? अपनी ही बीवी की तस्करी कर दी। कितना बड़ा पापी हूँ मैं। मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जिसकी इज्जत मेरे हाथ में थी उसे मैंने बस अपनी नशे की लत के चलते नीलाम कर दिया। अब कहाँ से वापस लेकर आऊं अपनी गुंजन को? कहाँ होगी वो? ऐसे ही एक दिन पेलू की मुलाकात फिर से डैनी से होती है और वो उसे कहता है, डैनी भाई, मेरी बीवी कहाँ है? तुमने मुझे उस वक्त जितने पैसे दिए थे मैं सारे लौटा दूंगा। बस मेरी बीवी का पता दे दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरी गुंजन वापस से दे दो। मुझे नहीं पता वो कहाँ होगी कहाँ नहीं। हाँ, एक पता दे सकता हूँ, तुम वहाँ जाकर देख लो। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो भूल जाना अपनी बीवी को। इतना कहकर डैनी पेलू को एक एड्रेस देता है जो कि एक कोठे का था। पेलू जैसे तैसे करके शाम को कोठे की महफिल में जाता है और गुंजन की फोटो कोठे की मालकिन रसीली बाई को दिखाता है और गुंजन से मिलने के लिए उसे रकम देता है। जिसके बाद वो गुंजन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहाँ गुंजन पेलू को देखकर हैरान होती है और पेलू कहता है, गुंजन मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया बहुत गलत किया। तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो दे देना। बस अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा होना मेरे लिए कितना जरूरी है। मुझे माफ कर दो गुंजन, मुझे माफ कर दो। आपने आने में बहुत देर कर दी। मैंने आपका बहुत इंतजार किया, पर अब तो मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं अब किसी और दुनिया में जा रही हूँ। आपने बस मेरी ही नहीं, मेरी इज्जत, मेरे सम्मान, मेरी रूह की भी तस्करी कर दी। अलविदा। इतना कहकर गुंजन जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। अपने हालातों से दुखी होकर गुंजन ने जहर खा लिया था। गुंजन पेलू की आंखों के सामने ही तड़प कर अपना दम तोड़ देती है और पेलू कुछ नहीं कर पाता। गीतांजलि एक बहुत ही लालची औरत थी। उसे बस पैसों से ही मतलब रहता और बस पैसों की वजह से ही उसने अपने बेटे ललित की शादी एक अमीर घर की लड़की अमृता से की, जिसमें उसकी बेटी की बिल्कुल भी मर्जी नहीं थी। लेकिन शादी के बाद ललित अमृता से कभी बात तक नहीं करता था। कई दिनों तक जब ऐसा ही चलता है तो एक दिन अमृता खुद जाकर ललित से कहती है, ललित जी, मैं आपको शादी के बाद से देख रही हूँ। आपने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन अभी तक मुझे आपने अपनाया तक नहीं। क्या मैं वजह जान सकती हूँ? दरअसल तुम गलत समझ रही हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो बस काम की वजह से मैं बिजी रहता हूँ। अब भी झूठ बोल रहे हैं आप। इतना समय हो गया है शादी को। इतना तो मुझे भी समझ आने लगा है कि काम की वजह से आप मुझसे दूर नहीं जा रहे, बल्कि बात कुछ और ही है। नहीं नहीं, और दूसरी क्या ही बात होगी। तुम भी ना कुछ भी मत सोचो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जब तक आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तब तक मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। तुम क्यों बिना बात की जिद कर रही हो? मैं बोल तो रहा हूँ, कोई बात नहीं है। आपको माँ जी की कसम है, झूठ मत बोलिए। मुझे सच जानने का पूरा हक है। आज आपको बताना ही होगा। वो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। माँ के जबरदस्ती करने से मैंने शादी के लिए हाँ की है। क्या? जब आप शादी ही नहीं करना चाहते थे तो आपने हाँ की ही क्यों? ना नहीं तो मेरा ही सोच लेते। आप किसी और से प्यार करते हैं? नहीं, मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार नहीं करता हूँ। तुम इस घर की बहू हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें बीवी की तरह नहीं अपना सकता। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बोलना आसान होता है, लेकिन जब आपके दिल में मेरे लिए कुछ था ही नहीं तो मना ही कर देते। कम से कम उस समय जो दुख होना होता वो हो जाता।
अब जितना बुरा तो नहीं लगता। अमृता की बातों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से ललित चला जाता है। ललित अमृता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बस अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाया था। अब अमृता के सवालों का जवाब देकर ललित अपने ऑफिस जाता है। वहाँ एक नई लड़की महक आई हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। महक को देखकर ललित की आंख वहीं रुक जाती है। काफी देर बाद ललित हिम्मत करके महक के पास जाकर कहता है, हेलो, आप यहाँ नई आई हैं? जी हाँ, मैं यहाँ साफ सफाई करती हूँ। आपको कुछ चाहिए साहब? क्या तुम साफ सफाई करती हो? लेकिन तुम दिखने में तो काफी पढ़ी लिखी लग रही हो। साहब, दिखने में और होने में बहुत फर्क होता है। पढ़ी लिखी क्या, मैंने तो अपनी गरीबी के चलते स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। बड़ी ही मुश्किल से मुझे यहाँ नौकरी मिली है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और तुम मुझे साहब बोलना ना बंद करो। मानता हूँ मैं सर हूँ, लेकिन तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैसी बात कर रहे हो साहब आप? मैं यहाँ साफ सफाई वाली हूँ और आप यहाँ ऑफिस में काम करते हो। हम एक बराबर नहीं है ना? लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए धन्यवाद। महक इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन महक की बातें ललित को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो बार बार किसी न किसी बहाने से महक के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। महक को भी ललित के बर्ताव से समझ आ रहा था कि उसके दिल में महक के लिए भावना है, लेकिन वो गरीब होने की वजह से ललित से बात करने से भी कतराती थी। ललित भी अपने आप को रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो रोक नहीं पाता। एक दिन महक को अपने दिल की बात बताते हुए ललित कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो? यहाँ आप ऑफिस में काम करने आते हो और मैं सफाई करने। हम दोनों की कोई बराबरी नहीं है। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बस तुम्हारा जवाब सुनना जरूरी है। ललित की बात सुनने के बाद महक हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन हाँ बोल देती है। और ललित भी महक को अपनी पहली बीवी के बारे में सब बताता है। ललित महक को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ गीतांजलि और बीवी को बताते हुए कहता है, आप लोगों को भले ही मैं गलत लगूं, मेरी बातें गलत लगें, लेकिन सच यही है कि मैं महक से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये बहू की सौतन अपने घर से कुछ लाएगी भी या खाली हाथ आ जाएगी? नहीं, महक के पास रहने के लिए भी घर नहीं है, बहुत ही गरीब है, इसीलिए अब से ये हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन आपने तो कहा था कि आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, और अब ऐसे अचानक ये मेरी सौतन को घर ले आए। मतलब उस दिन भी आपने झूठ ही बोला था। नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। तब मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन महक से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिसकी तलाश थी वो यही है। क्या आप मेरी सौतन को आप मेरी जगह देना चाहते हैं? मैं नहीं रह सकती इस घर में अब। और मेरे नालायक बेटे की वजह से अगर मेरी अमीर बहू चली गई तो बहू की गरीब सौतन का क्या करूंगी मैं? क्या करूं अब इसका मैं? दीदी, आप मेरी वजह से कहीं मत जाओ। जानती हूँ आपको हमारी शादी की बात सुनकर ठेस पहुँची है, लेकिन मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और नहीं रह सकती इनके बिना। हाँ बहू, ये तेरी गरीब सौतन सही कह रही है। इनकी वजह से तू घर छोड़कर क्यों जाएगी? जिनकी गलती है उन्हें जाना चाहिए ना, तू यहीं रह। नहीं माँ जी, अब मैं यहाँ और रही तो मुझसे कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। आप मुझे रोको मत। अगर आप पहले ही ललित जी से जबरदस्ती नहीं करती तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अमृता की बातें सुनने के बाद गीतांजलि को अपनी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के जाने का डर सताने लगता है और वो जाकर अपनी अमीर बहू को उसकी गरीब सौतन के खिलाफ भड़काने लगती है। अमृता कहीं न कहीं अपनी सास की बात मान ही जाती है और अपनी सौतन को ही घर से निकालने का सोचने लगती है। कुछ दिनों बाद महक और ललित एक साथ कमरे में थे। तभी गीतांजलि और अमृता वहाँ जाते हैं और गीतांजलि कहती है, ए मेरी अमीर बहू की गरीब सौतन, तू ये मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है? माँ जी, हम दोनों तो बस यहाँ बैठकर बात ही कर रहे थे। माँ, आप महक से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, वो भी इस घर की होने वाली बहू ही है। इस गरीब को तू मेरी अमीर बहू की सौतन जरूर बना सकता है, लेकिन मेरे घर की बहू नहीं। मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। अरे माँ जी, ऐसे मत बोलिए। देखिए ना, दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं। लेकिन महक, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, शादी से पहले मिलना ठीक नहीं होता। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हो। ललित जी, आप जाइए यहाँ से। जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक हम दोनों नहीं मिल सकते। अब आप बिना बात के जिद मत करना। लेकिन हम तो एक ही घर में रह रहे हैं ना,
तो एक साथ रहने में क्या दिक्कत है? ललित जी, आप भी ना कितने भोले हो। इतनी मुश्किल से तो आपको अपना प्यार मिला है, तो अब उस पे परेशानी आए तो क्या आपको ठीक लगेगा? नहीं ना, तो चलिए आप मेरे साथ कमरे में। अमृता बहाने से ललित को अपने कमरे में लेकर चली जाती है और आगे भी सास बहू मिलकर महक और ललित को एक साथ मिलने से हर बार टोकने लगते हैं। लेकिन ललित महक का प्यार देखकर कहीं न कहीं अमृता का दिल पिघल जाता है और कुछ ही दिनों बाद जब दोनों की शादी का दिन आता है तो शादी के मंडप में ही गीतांजलि शादी को रोकते हुए कहती है, ये शादी नहीं हो सकती। जब तक एक बीवी है तब तक तू दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर तू दूसरी शादी करेगा तो तुझे जेल भी हो सकती है। लेकिन जेल होगी नहीं, क्योंकि मैं ललित जी को तलाक दे रही हूँ। बहू, ये क्या बोल रही है तू? हम दोनों ने साथ में कुछ बात की थी ना, फिर तू हार क्यों मान रही है? तेरी इस गरीब सौतन को मैं इस घर से और तेरी जिंदगी से निकाल कर ही मानूंगी। नहीं माँ जी, अब मत रोकिए। वैसे ही ललित जी ने आपके दबाव में आकर मुझसे शादी की थी। जब वो खुद अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो उन्हें मत रोकिए आप। बहू, तो क्यों घबरा रही है? मैं हूँ ना तेरे साथ। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ नहीं बल्कि पैसों के साथ हैं। आपको मेरी सौतन से नहीं बल्कि मेरी गरीब सौतन से परेशानी है, लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अब आप कुछ भी कर ले, ये शादी तो होकर ही रहेगी। अमृता अपनी सास के खिलाफ जाकर उन दोनों की शादी करवा देती है और कुछ ही दिनों में ललित को तलाक भी देती है। अमृता वहाँ से अपने मायके चली जाती है और तीनों की उलझी हुई जिंदगी सुलझ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।